हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपसे। मेरा नाम फ़रहीन जाहिद है। मैंने UPPSC 2022 में रैंक 14 सिक्योर की है। तो आज के सेशन में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि कैसे आप स्पेशली मैं अभी आज आपसे मेंस पर्सपेक्टिव से मैं ज्योग्राफी को आप कैसे प्रिपेयर करें। ये आपका जो ये जो ज्योग्राफी है, यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी, इसको आप GS के पेपर 1 में भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर 3 में भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे अपने पहले सेशंस में भी बोला है कि कैसे इंटरकनेक्टेडनेस होती है GS 1 में और GS 3 में, जो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स होते हैं, जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स होते हैं, तो कैसे आप उसको मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो यूपी स्पेशल पेपर जो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, वहाँ पे आप जो यूपी की ज्योग्राफी है पेपर 5 में, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। या फिर जो GS जो पेपर 6 के जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि 2023 में पेपर 6 में मिनरल डेवलपमेंट के बारे में पूछ लिया था। तो इस तरह की चीज़ें आप यूपी की ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करें या फिर आप किस तरह से उसको कवर अप कर सकते हैं, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट लगते हैं, आप उसको इसी पैटर्न पे, इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यूपी की पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। कुछ हम पहले यूपी की ज्योग्राफी के कुछ कोर फैक्ट्स देख लेंगे, जो कि शायद जो कि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कहीं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन। लेकिन आपको इससे जो यूपी का जो प्रीलिम्स है, क्योंकि जब हम UPPSC के प्रीलिम्स की अगर बात करें तो उसमें जो यूपी स्पेसिफिक जो कंटेंट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। तो मैं अपनी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उससे मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जो यूपी स्पेसिफिक कंटेंट है उसको आप कोशिश करें कि जो यूपी का करंट अफेयर है, स्पेशली जो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर है, उससे आप कवर अप करने की कोशिश करें और उससे आपका बहुत इफ़ेक्टिवली कवर हो जाएगा। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो यूपी का जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, वो आते हैं यूपी का जो डेटा है या फिर यूपी का सेंसस है, इस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो उसको उस तरह से कवर अप करें। यहाँ पे मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी कि कैसे आप यूपी स्पेशल ज्योग्राफी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से आपको अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करना है अपने ज्योग्राफी को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स हैं। कुछ ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं जिनको आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको आप मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप इसको देख सकते हैं एक बार फैक्ट, या फिर कभी कभी आप जब इंटरव्यू सेशन होता है तो उसमें भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, कुछ कोर फैक्ट्स ज्योग्राफी के हैं जो कि यूपी स्पेसिफिक हैं, वो पूछ लेते हैं डायरेक्टली। जैसे कि कभी हाईएस्ट पीक पूछ लेते हैं ज्योग्राफी में, यूपी में हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो जल्दी एक बार इसमें एक गो थ्रू कर लेते हैं कि सबसे पहले तो जो टोटल एरिया है ज्योग्राफी, जो टोटल एरिया यूपी का जो टोटल एरिया है, वो 7.33% ऑफ द इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया है। 4th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, अगर एग्जैक्टली देखें तो 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स जो यूपी का एक इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो शामली से लेके बलिया तक जाते हैं 650 किलोमीटर्स का स्ट्रेच होता है। और नॉर्थ से साउथ जब हम जाते हैं, सहारनपुर से सोनभद्र जब हम जाते हैं, तो 240 किलोमीटर्स का स्प्रेड होता है। यानी कि जो यूपी का अगर हम मैप देखेंगे तो जो ईस्ट से लेके वेस्ट का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्थ साउथ। और फिर इंटरनेशनल अगर हम बॉर्डर देखेंगे यूपी का, तो यूपी का इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ बनता है। और इसके अलावा स्टेट की जो बाउंड्रीज़ हैं, 9 स्टेट्स के साथ बाउंड्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरह के जो स्टेट्स हैं, वो आप यूपी की जो स्टडी करेंगे तो आपको यूपी के मैप की भी बहुत ज़रूरत है। जब आपको मैप को लोकेट करना होगा, यूपी का जो मैप है वो आप इंडिया के मैप में लोकेट करें कि कहाँ से कौन सी बाउंड्रीज टच हो रही हैं। फिर जल्दी से देख लेते हैं। हाईएस्ट पीक अमसोट पीक है सहारनपुर में, 943 मीटर, 3093 फीट।
कुछ मेजर रिवर्स हैं जिनको आप अपने आंसर्स में एज अ वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हैं ज्योग्राफी के आंसर्स में। जैसे कि गंगा जो रिवर है, इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं रामगंगा, गोमती का ओरिजिन है पीलीभीत में, और उसके अलावा घाघरा ओरिजिन एट मानसरोवर में ओरिजिन होती है। मेजर जो रिवर्स हैं यूपी की वो गंगा और यमुना है। यमुना बांदरपूछ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो केन और बेतवा हैं वो हमें यूपी में देखने को मिलती हैं। जब यूपी में हम बात करते हैं केन बेतवा लिंक कैनाल की, तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। वहाँ पे जब हम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की भी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, एक बार फिजिकल डिविजन्स देख लेते हैं यूपी के क्या हैं। तो फिजिकल डिविजन्स अगर हम देखेंगे यूपी के, तो यूपी के फिजिकल डिविजन्स में मेजर 3 फिजिकल डिविजन्स हैं यूपी के। डायरेक्टली ऐसे यूपी स्पेशल में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फिजिकल डिविजन्स ऑफ यूपी, या फिर कहीं आपको किसी और कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको फिजिकल डिविजन्स दिखा सकते हैं कि इस वाले रीजन में आप ये वाला फिजिकल डिवीजन है। तो यहाँ पे आपको एक एरिया वाइज, जैसे कि ऊपर वाला जो नदन बेल्ट है वो भाबर और तराई का बेल्ट है, बीच वाला गंगा यमुना प्लेन्स है, यहाँ पे बांगर और खादर प्लेन्स हैं। बांगर क्या होता है, बांगर और खादर प्लेन्स में न्यू फ्लड प्लेन या ओल्ड फ्लड प्लेन जो होते हैं, खादर जो होते हैं वो न्यू फ्लड प्लेन होता है जहाँ पे रिवर फ्लो करती है, और जो बांगर होता है वो ओल्ड फ्लड प्लेन होता है जहाँ पे पहले रिवर फ्लो करती थी लेकिन अभी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। क्योंकि ज्योग्राफी के अगर आप कोर कॉन्सेप्ट में अगर जाएंगे आपने तो जो रिवर होती है, हिमालयन रिवर्स होती हैं, वो मियांडरिंग करती हैं। मियांडरिंग करने की वजह से उसका जो कोर्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से जब रिवर मियांडर करती है तो इसका कोर्स चेंज होता है, और इससे इसकी जो भाबर के जो प्लेन्स हैं, जो खादर के जो प्लेन्स हैं वो कैसे बनते हैं। अगर ये कोई फ्लड प्लेन है, अगर हम फ्लड प्लेन की बात करें तो ये वाला न्यू फ्लड प्लेन है और ये वाला ओल्ड फ्लड प्लेन है। तो ये वाला जो फ्लड प्लेन होता है ओल्ड वाला, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, ये फ्लड प्लेन ओल्ड फ्लड प्लेन है, इसको बांगर कहते हैं। और खादर वाला जो होता है वो न्यू फ्लड प्लेन है जहाँ पे करंटली जो रिवर है वो फ्लो कर रही है। तो आगे इसमें और फिजिकल डिविजन्स में देख लेते हैं हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जब भी आप फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि व्हाट आर द 3 फिजिकल डिविजन्स ऑफ यूपी, तो जब आप फिजिकल डिविजन्स की बात करेंगे तो एक जनरल आपको जब भी ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैप बना के दिखाना है कि भाबर और तराई वाला बेल्ट है, ये ऊपर जो उत्तराखंड से कुछ बॉर्डर, जो ऊपर वाले बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, ये वाला जो रीजन है, ये पीलीभीत वाला जो रीजन है, ऊपर से जो नॉर्थ वाले जो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए जो स्टेट्स हैं वो वाले स्पेशली भाबर और तराई बेल्ट में आते हैं। भाबर और तराई बेल्ट में उसकी अगर हम स्पेसिफिकेशंस देखें तो भाबर में क्या होता है, भाबर में ये होता है कि जो बोल्डर्स होते हैं, जो क्योंकि जो रिवर्स हैं वहाँ पे वो डिसअपियर हो गई हैं रिवर्स, और बड़े बड़े मोटे बोल्डर्स बनते हैं और एलुवियल फैंस बनते हैं यहाँ पे। इस तरह के जो एलुवियल फैंस हैं ये बनते हैं यहाँ पे। ये भाबर वाला एरिया है। जैसे कि अगर हम अनडिवाइडेड यूपी की बात करें तो देहरादून वाला जो बेल्ट है मोस्टली हमें उस एरियाज़ में देखने को मिलते हैं जो कि जो उत्तराखंड से बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे गंगा यमुना प्लेन्स हैं, बांगर प्लेन्स हैं। तो गंगा यमुना प्लेन्स में लार्जेस्ट फ्लड प्लेन जो बनते हैं वो यहाँ पे गंगा यमुना प्लेन्स बनते हैं। फिर जो नीचे वाला बेल्ट है यूपी का, ये प्लाटो रीजन जो है, प्लाटो एंड हिल्स हैं, यहाँ पे विंध्यास का एक्सटेंशन है, ये बुंदेलखंड प्लाटो है, विंध्यास का एक्सटेंशन है। इस तरह से ये आगे तक जब जाता है तो ये कैमूर रेंज से जाके मिल जाता है। तो ये वाला जो बेल्ट है प्लाटो वाला रीजन है। ये आपके जो बुंदेलखंड का जो ड्रॉट प्रोन एरिया है ये नीचे सदर्न वाले बेल्ट में आता है। मैप के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बार बार यूपी के मैप को प्रैक्टिस करें। जब भी जहाँ पे भी आपको मौका मिले मैप बनाने का, जब आप आंसर्स लिख रहे हैं ज्योग्राफी के या फिर किसी भी ऐसे टॉपिक पे आंसर लिख रहे हैं जहाँ पे आपको मैप बना के आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें मैप बनाने की पूरी कोशिश करें, मैप की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। तो ये फिजिकल डिविजन्स में ये हमने देखा 3 फिजिकल डिविजन्स हैं मेनली, भाबर तराई बेल्ट ऊपर नदन में,
फिर हमने देखा कि गंगा यमुना प्लेन्स हैं और प्लेटू हिल्स ऑफ साउथ हैं। तो ये फिजिकल डिविजन्स हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करेंगे हम। तो जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, यूपी की ज्योग्राफी की, तो यूपी में जो यूपी के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, तो जब आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं, तो आप उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए अगर किसी भी जोग्राफर का नाम लिखते हैं, स्टैम्प का क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिन्होंने यूपी को क्लासीफाई किया है। अब इसमें मेजरली जो यूपी का जो क्लाइमेटिक रीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल है। मेनली हम देखते हैं, जब भी हम क्लाइमेटिक रीजन देखते हैं तो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल में मोर देन 100 सेंटीमीटर्स, और एक सब ह्यूमिड देखते हैं। सब ह्यूमिड में मोस्टली लेस देन जो 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, 50 से 100 तक के जो रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं वो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल में आते हैं। तो जो मोस्टली तो ट्रॉपिकली बेल्ट है हमारा ये वाला जो रीजन है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम जाते हैं हिमालयाज़ वाले में तो वो सब ट्रॉपिकल या फिर ऊपर अल्पाइन वाला बेल्ट है, लेकिन यूपी में हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगेन जब हम क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करते हैं तो क्लाइमेटिक रीजन्स में मेजर दो रीजन्स हैं। इसको भी हम हमारा जो वो फिजिकल जब हमने डिविजन्स देखे थे हम उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर तराई वाला जो बेल्ट है, भाबर और तराई का जो बेल्ट हमने देखा था, भाबर और तराई में जो रेनफॉल है वो हाई रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो यूपी में रेनफॉल हो रही है, मेजरली जो यूपी में रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आती है, और कुछ पार्ट यूपी के रेनफॉल में जो कंट्रीब्यूट करता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से भी आता है। तो तराई वाला जो बेल्ट है वो रेनफॉल उसमें 120 से 150 सेंटीमीटर्स तक है, और टेम्परेचर 18 से 30, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये ऊपर चला जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर की जो लिमिट है वो थोड़ी कम है, और रेनफॉल 120 से 150। फिर हम अगर सेंट्रल बेल्ट की बात करें, अगर हमने अभी पिछले फिजिकल डिविजन्स में देखा था कि ये यूपी में गंगा और यमुना के प्लेन्स हैं, यहाँ पे जो प्लेन्स हैं अगर हम इसको देखेंगे तो जो रेनफॉल है, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है यहाँ से इसमें रेनफॉल आती है, तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जो रेनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी यूपी में वो कम होती जाएगी। इसके हिसाब से, इसकी वजह से ये जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होता है, यहाँ पे रेनफॉल जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो कम होती जा रही है। जैसे कि ईस्टर्न जो प्लेन्स हैं हमारे, ईस्टर्न प्लेन्स ये वाले आपके वाराणसी वाला जो रीजन है, ये जो गोरखपुर के जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 100 से 120 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है। उसके बाद आप सेंट्रल प्लेन्स में जब जाएंगे तो रेनफॉल थोड़ी कम हो जाएगी, 80 से 100 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा, 15 से 44 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है। और ये वाला जो रीजन है ये हमें जब मानसून वाला जो पीरियड आता है उसमें जो लोकल विंड्स हैं, जो समर के जो विंड्स हैं, लू, वो हमें यहाँ पे लू देखने को मिलती है इस वाले रीजन में। फिर जब आप और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न प्लेन्स में जो ये वाला जो रीजन है, ये आगरा और मथुरा के यहाँ पे प्लेन्स हैं, तो यहाँ पे जो रीजन देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे रेनफॉल और थोड़ी कम हो जाती है, 75 से लेके 80 सेंटीमीटर तक। तो ये एरिड, जो थोड़े से एरिड और सेमी एरिड रीजन है वो वेस्ट की तरफ है, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है। और फिर हम बुंदेलखंड वाले रीजन की अगर बात करें, सदर्न जो रीजन है जो कि नीचे एमपी से जो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं उनकी हम बात करें, तो यहाँ पे हिल और प्लेटो रीजन है बुंदेलखंड के। यहाँ पे ये ड्रॉट प्रोन रीजन है, रेनफॉल लेस देन 75 है, टेम्परेचर 18 से 45, हाई टेम्परेचर होता है, और रेनफॉल इज़ लेस देन 75। तो ये एरिड रीजन में या सेमी एरिड रीजन में आते हैं, और ये ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं। तो ये क्लाइमेटिक रीजन्स हैं यूपी के। अब जब हम क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ और देखनी है कि यूपी में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसमें हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बात कर लेते हैं। डायरेक्टली देयर कैन बी ए क्वेश्चन ऑन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूपी। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोशिश उसमें ये करें कि आप उसको मैप के हेल्प से दिखाएं,
जब आप अपने क्वेश्चन को मैप की हेल्प से आंसर करते हैं तो वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और जो एक सेल्फ एक्सप्लेन्ड मैप होता है तो उससे एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा उसमें ढूंढने की, कंटेंट को, इन्फॉर्मेशन को ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत इफ़ेक्टिवली आप अपने आंसर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं यूपी में। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं? एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऐसे रीजन्स हैं, जोग्राफिकल रीजन्स हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप का कोई अगर क्रॉप है उसके क्लाइमेट के बेसिस पे, इसके पहले हमने देखा था कि क्लाइमेटिक रीजन्स कौन से हैं। तो कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे एरिड रीजन है। तो वहाँ पे उसके हिसाब से हमें यूपी में कैसे एग्रीकल्चर करना चाहिए, क्योंकि यूपी क्या है, यूपी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो वहाँ पे उसके हिसाब से कैसी एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसके लिए 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं टोटल यूपी में। वैसे जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं उसका क्लासिफिकेशन ICAR करता है, और यूपी के लिए 9 जो टोटल डिविजन्स हैं उसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले भाबर और तराई का बेल्ट है। भाबर और तराई के बेल्ट में कौन कौन से रीजन्स आते हैं? जब आपसे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पूछा है और आप यूपी के लिए आंसर कर रहे हैं, तो यूपी के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसमें वहाँ के जो लोकल जो प्लेसेस हैं उनको भी मेंशन करें, ताकि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आपको यूपी की लोकल जो लोकलाइज्ड जो नॉलेज है यूपी की, वो आपको है, वहाँ की प्लेसेस की नॉलेज है, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट प्लेसेस। मैप्स आपको बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस के एग्जांपल्स मेंशन करने हैं। तो भाबर और तराई वाला बेल्ट है पहला। तो ये वाला जो रीजन जाता है, ये वाला मोस्टली जो एरियाज़ हैं, ये सहारनपुर मुजफ्फरनगर वाला बेल्ट है। मोस्टली ये शुगर केन और पैडी कल्टिवेशन है, क्योंकि यहाँ पे इरीगेशन होता है। तो जब यहाँ पे इरीगेशन की वजह से अवेलेबिलिटी है वाटर की, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बेल्ट है। दूसरा हम देखेंगे वेस्टर्न प्लेन्स हैं। वेस्टर्न प्लेन्स में मेरठ गाज़ियाबाद वाला रीजन है। मेरठ गाज़ियाबाद में यहाँ पे डेयरिंग होती है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न बेल्ट है इसकी प्रॉक्सिमिटी में जो NCR रीजन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, क्योंकि वहाँ की जो हॉर्टिकल्चर की रिक्वायरमेंट है, इसको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं, तो यहाँ पे डेयरी और इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है। फिर हम देखेंगे तीसरा रीजन जो है ये वाला, ये सेमी एरिड, साउथ वेस्ट सेमी एरिड है। आगरा, मथुरा और बुलंदशहर वाला जो रीजन है, आप जब भी किसी रीजन के बारे में मेंशन करें, उस वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो लोकलाइज्ड वहाँ के कुछ प्लेसेस हैं, वो मेंशन कर दें, उससे आपका आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव दिखेगा। ड्राईलैंड फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड रीजन की। पहले हम वेस्टर्न सेंट्रल की बात करते हैं। तो एक तो हमने देखा कि वेस्टर्न प्लेन्स हैं, साउथ वेस्ट सेमी एरिड रीजन है। फिर हमें देखना है कि ये वेस्ट सेंट्रल और सेंट्रल रीजन में क्या है। तो वेस्ट सेंट्रल कौन सा वाले रीजन है? ये शाहजहांपुर वाला बेल्ट है। ये एरियाज़ में आप एक एग्जांपल अगर ऐड करेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे आपको जो शाहजहांपुर वाला बेल्ट है, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी वेस्टर्न प्लेन से है, तो इसलिए यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ये डेयरी भी हो रही है और एनिमल हस्बेंड्री मोस्टली फॉलो हो रही है, यहाँ पे लाइव स्टॉक की फार्मिंग हो रही है। फिर नेक्स्ट जो रीजन है, फिफ्थ रीजन है सेंट्रल रीजन। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में फिफ्थ एग्रोक्लाइमेटिक जोन है सेंट्रल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। यहाँ पे लखनऊ रायबरेली वाला रीजन है। तो ये वाला अगर हम रीजन देखें तो यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री है, सिल्वी कल्चर हो रहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ रीजन ईस्टर्न प्लेन्स गाजीपुर, बलिया, वाराणसी के जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन कैसा है? यहाँ पे क्योंकि हमने अभी पीछे देखा था जो क्लाइमेटिक रीजन्स थे, यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो नेचुरल रेनफॉल बे ऑफ बंगाल ब्रांच से हो रही है। तो यहाँ हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के लिए क्या चाहिए होता है, आपको बहुत ज़्यादा इरीगेशन चाहिए होती है, तो यहाँ पे इस वाले बेल्ट में हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के प्लेन्स। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स कौन सा वाला रीजन है? ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स है। यहाँ पे गोंडा बस्ती जो बहराइच वाला बेल्ट है, गोरखपुर देवरिया वाला रीजन है। यहाँ पे भी क्योंकि अभी हमने पहले जो फिजिकल डिविजन्स पढ़े थे, कैसे हमें ये देखना है कि हमें कैसे चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना है। जब हम यूपी स्पेशल के लिए आंसर कर पाएंगे तभी कर पाएंगे जब हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ से इंटरकनेक्ट करेंगे। जैसे हमने फिजिकल डिविजन में पढ़ा था कि ये वाला जो बेल्ट है, ये जो पूरा बेल्ट है, ये बेल्ट आपका
भाबर और तराई वाला बेल्ट है। तो भाबर और तराई वाला बेल्ट क्या होता है? तराई वाले बेल्ट में वाटर लॉगिंग होती है, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वेटलैंड्स हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो प्लेन है, तो गोंडा बस्ती बहराइच वाला रीजन पिस्सीकल्चर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पिस्सीकल्चर क्या है? फिशरीज़ के लिए हो रहा है, फिशरीज़ हो रही हैं यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक अब नीचे वाले रीजन में आते हैं, बुंदेलखंड वाले जो रीजन है या फिर सदर्न जो हिल कॉम्प्लेक्स या प्लाटो रीजन है। तो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स में एक जो वेस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलेगा वो बुंदेलखंड रीजन है, जिसमें झांसी, बांदा, हमीरपुर वाला बेल्ट आएगा। और इसके अलावा ड्राईलैंड फार्मिंग यहाँ पे हो रही है, लैंड रिक्लेमेशन यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। झांसी, बांदा, महोबा, हमीरपुर, इस ये वाला जो बेल्ट है ये बुंदेलखंड रीजन है। यहाँ पे वाटर, अभी हमने देखा था एग्रो क्लाइमेटिक, जो हम क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे लेस देन 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है। तो यहाँ पे हमें ड्राईलैंड फार्मिंग, एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग करनी है। ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में हम किसी और सेशन पे बात कर सकते हैं। फिर विंध्या जो रीजन है, विंध्यन रीजन, ये वाला जो रीजन है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला रीजन है, क्योंकि ये जो बेल्ट है ये सोनभद्र और जो ये वाला जो मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट है, यहाँ पे क्या है कि मिनरल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स। अभी इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं इस पे भी बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो चुका है मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, तो इसलिए मोस्टली यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर फॉलो हो रहा है। अगर हम क्लाइमेटिक रीजन्स अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बेल्ट था लेस देन 75 सेंटीमीटर और हॉट जो एरिड एरियाज थे, हॉट एंड एरिड, वो वाला रीजन था, और यहाँ पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है। तो 9 टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं यूपी में, भाबर तराई, सेकंड वेस्टर्न प्लेन्स, थर्ड है सेमी एरिड, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड, वेस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, विंध्या एंड बुंदेलखंड। अब इसको आपको अगर याद करना है तो याद कैसे करेंगे? आप एक सीक्वेंस में चल सकते हैं। ऊपर भाबर और तराई वाला तो फिजिकल डिवीजन ही है, उसके अलावा आप वेस्ट से अगर ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले वेस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न सेंट्रल ईस्टर्न प्लेन और नॉर्थ ईस्टर्न, तो आपके ये 5 एरियाज़ कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप नीचे जा सकते हैं साउथ में, साउथ वेस्ट सेमी एरिड, बुंदेलखंड एंड विंध्या। तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, बहुत ईजिली आप उसको लोकेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने फिजिकल डिविजन्स यूपी की बात करी, हमने इसमें बात करी यूपी का क्लाइमेट कैसा है और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कैसे हैं यूपी के। ये सब मैं आपको बता रही हूँ मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि आप जब मेंस का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स में या 12 मार्क में जो भी क्वेश्चन आता है, तो इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आप डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें अपने आंसर में मेंशन करनी है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है तो आपको वहाँ की कुछ बेसिक डिटेल कि कौन कौन से शहर वहाँ पे उस एरिया में लाई करते हैं या फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो एक स्पेसिफिक अगर आप एग्जांपल्स लिखते हैं तो वो ज़्यादा आपके आंसर को जोग्राफिकल एक पर्सपेक्टिव देता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सॉइल्स ऑफ यूपी की बात करते हैं अब। सॉइल्स ऑफ यूपी की बात करेंगे अगर, तो सॉइल्स ऑफ यूपी में मोस्टली जो इन जनरल जो सॉइल टाइप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यूपी वाला जो बेल्ट है वो क्या है, यूपी जो है वो लार्जेस्ट जो एलुवियल प्लेन्स हैं, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्चुअली जो एलुवियल प्लेन्स हैं उस वाले रीजन में लाई करता है। तो मोस्टली यहाँ पे जो हमें सॉइल देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द यूपी में वो एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल आपने पढ़े ही होंगे, ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, फिर उसके अलावा मार्शी सॉइल है, मैंग्रोव्स वाले जो एरियाज़ में स्वैम्स होते हैं। और तो इसमें यहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल मिलेगी गैंजेटिक प्लेन्स में। और जो नीचे वाला बेल्ट है, नीचे वाला जब भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो रीजन है ऊपर वाला जो नदर्न पार्ट ऑफ यूपी है वो तो प्लेन्स हैं, गंगा और यमुना के प्लेन्स हैं। तराई वाला बेल्ट है वो भी रिवर के फ्लो की वजह से बने हैं। लेकिन जो नीचे वाला रीजन है, ये जो बुंदेलखंड वाला
रीजन है बुंदेलखंड वाला रीजन, ये प्लेटो और हिल एरियाज आते हैं यहाँ पे, हिल कॉम्प्लेक्सेस हैं, विंध्या का एक्सटेंशन है ये। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ जनरल टाइप ऑफ सॉइल हैं जिसमें अलूवियल और ब्लैक एंड रेड सॉइल हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हम कुछ इसमें यूपी के स्पेशल सॉइल्स की भी बात करेंगे जिसको हमें अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि एलुवियल सॉइल और ब्लैक एंड रेड सॉइल तो नॉर्मली कोई भी लिख देगा यहाँ पे कि यहाँ पे गैंजेटिक प्लेन है, अच्छा ठीक है एलुवियल सॉइल होगी, या फिर नीचे जो आपका ये प्लेटो रीजन है तो प्लेटो रीजन में, क्योंकि ये वाला रीजन मालवा रीजन से ऐड होता है जाके, तो यहाँ पे ब्लैक और रेड सॉइल देखने को मिलेगी। लेकिन जब हमें अपने आंसर को यूपी स्पेसिफिक बनाना है तो हमें कुछ यूपी के स्पेसिफिक जो सॉइल के जो लोकलाइज्ड जो फॉर्म्स हैं वो मेंशन करने पड़ेंगे। तो अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो यहाँ पे हमें पीछे से अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बांगर और खादर सॉइल, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये फ्लड प्लेन है, गंगा और यमुना का फ्लड प्लेन है, तो न्यू फ्लड प्लेन और ओल्ड फ्लड प्लेन था बांगर और खादर, तो हमें यहाँ पे बांगर और खादर टाइप के सॉइल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एलुवियल का एक फॉर्म है तो यहाँ पे एक उपरहार सॉइल और कंकड़ीली रेह सॉइल भी बोलते हैं इसको। तो रेह सॉइल जो है मोस्टली ये जो एलुवियल फैंस बनते हैं, अभी पीछे जो हमने जो फिजिकल डिविजन्स थे उसमें बात की थी कि जो भाभर वाले एरियाज होते हैं तो वहाँ पे जो बड़े बड़े जो बोल्डर्स बन जाते हैं तो वो कंकड़ीली और जो रेह सॉइल हैं वो उन बोल्डर्स की वजह से, लार्ज बोल्डर्स होते हैं इसमें, बहुत रफ सॉइल होती है ये वाली, उपरहार सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल का एक पार्ट है जो कि हमें यूपी के जो एलुवियल प्लेन्स हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नीचे सदर्न जो पार्ट है, सदर्न जो हिल कॉम्प्लेक्स है, जो प्लेटो रीजन है, बुंदेलखंड वाला पार्ट है, यहाँ पे मेजरली जो सॉइल है वो ब्लैक एंड रेड सॉइल है, लेकिन इसके जो सब पार्ट्स हैं जो कि यूपी में कुछ लोकलाइज्ड जिसके फॉर्म्स हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है रेगूर, तो जो ब्लैक सॉइल है उसको रेगूर सॉइल ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे माड़ या कबर सॉइल। फिर हमें बुंदेलखंड में ये वाला रीजन है, ये बांदा और महोबा वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे हमें मिलता है पड़वा सॉइल। फिर यहाँ पे रकड़ और मार, ये सब रेड और ब्लैक सॉइल के एक तरह से कुछ सब फॉर्म्स हैं जो कि हमें बुंदेलखंड वाले रीजन में या फिर सदर्न जो हिल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे मिलते हैं। एक भूंटा सॉइल है, भूंटा सॉइल भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ये इस तरह की जो सॉइल है, क्योंकि ये वाला रीजन हमने पढ़ा था क्लाइमेटिक रीजन में कि ये रीजन ऐसा है कि एरिड और सेमी एरिड रीजन है, तो यहाँ पे ड्राई सॉइल्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा क्लेई टेक्सचर नहीं है इनका थोड़ा कोर्स टेक्सचर है। यहाँ पे लार्ज जो हमें पार्टिकल साइज हैं वो थोड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ लोकलाइज नाम है रेड सॉइल का और ब्लैक सॉइल के, जिसमें रकड़, मार, पड़वा सॉइल या फिर भूंटा सॉइल है। इस तरह से आप अपने आंसर्स में जब भी सॉइल्स ऑफ यूपी का कोई आंसर आपके सामने आपसे पूछता है तो आप सिर्फ एलुवियल और ब्लैक और रेड की जगह आप लोकलाइज्ड नाम इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। आप चाहें तो मैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने आंसर में। फिर हम जब सॉइल की बात करते हैं तो हमें, क्योंकि जब हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो फिर हम सॉइल पोल्यूशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है यूपी में। तो सॉइल पोल्यूशन में मोस्टली अलग अलग रीजन्स हैं जिस पे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ पे अलग अलग टाइप से पोल्यूशन हो रहा है। कहीं पे एयर की वजह से जो सॉइल का इरोजन हो रहा है या सॉइल हमारी डिग्रेड हो रही है, और उसमें अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये जो आगरा वाला बेल्ट है, आगरा मेरठ ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे मोस्टली गली इरोजन्स होते हैं। गली इरोजन्स में विंड की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जब हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखे थे तो आपको याद होगा हमने ये देखा था कि साउथ वेस्ट जो एरिड रीजन है ये वो वाला रीजन है, तो बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे गली इरोजन्स हो रहे हैं। ऊपर वाला जो बेल्ट है, ये जो भाबर और तराई वाला बेल्ट है, ये हमेशा वाटर लॉगिंग वाली कंडीशंस रहती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो डिसअपियर होती हैं और बाद में रीअपियर हो जाती हैं तराई वाले बेल्ट में। तो ये जो गोरखपुर, बस्ती, बहराइच वाला रीजन है, ये ऊपर जो नेपाल से बॉर्डर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे वाटर लॉगिंग की कंडीशंस हो रही हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप जगह जगह के मतलब एक दो एग्जांपल्स अगर आप इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के दे देंगे तो आपका जो आंसर है वो सब्सटेंशिएट हो जाएगा। जैसे कि बरेली, मुरादाबाद है। फिर बीच वाला जो रीजन है, क्योंकि ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे मोस्टली कैनाल इरिगेशन होता है, जैसे कि यमुना कैनाल है यहाँ पे या फिर शारदा कैनाल है। तो ये जो कैनाल इरिगेशन वाला बेल्ट है यहाँ पे होता है स्प्लैश इरोजन या शीट इरोजन, क्योंकि हमने क्लाइमेटिक जोन्स में भी देखा था कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हो रही है, तो वो डिक्रीज़ हो रही है। तो जब हम इस वाले बेल्ट में ईस्टर्न या सेंट्रल की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बारिश ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे जो इरोजन हो रहा है, यहाँ पे जो सॉइल का इरोजन है वो मोस्टली रिवर की वजह से या वाटर की वजह से हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे स्प्लैश और शीट इरोजन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लखनऊ और हरदोई वाला बेल्ट है, गोमती जो रिवर है उसके आसपास वाले जो रीजन है, यहाँ पे फ्लूवियल इरोजन होता है, फ्लूवियल। और उसके अलावा अगर हम नीचे जाएंगे और अगर हम यूपी में और नीचे जाते हैं, अगर हम सदर्न यूपी की बात करते हैं, जैसे कि जो हिल कॉम्प्लेक्स है या फिर जो प्लेटो रीजन है, बुंदेलखंड वाला जो रीजन हमने देखा था, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट वाला जो बेल्ट है, वहाँ पे रवाइंस देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये वाले जो रवाइंस है वो जो एमपी के जो चंबल के रवाइंस हैं उनसे ये कनेक्ट होते हैं। ये वाले इस रीजन में हमें रवाइंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सॉइल इरोजन इसकी वजह से हो रहा है। और अगर हम लोकलाइज जिसमें एग्जांपल्स यूज़ करना चाहें क्योंकि ये प्लेटो रीजन है, यहाँ पे हिल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो यहाँ पे जो रॉक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, रॉक फॉस्फेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसकी वजह से स्टोन क्रशर्स की वजह से भी यहाँ पे एक सॉइल का यहाँ पे इरोजन हो रहा है, या फिर जो रवाइंस बनते हैं वो स्टोन क्रशर की वजह से भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत छोटे छोटे रीजन्स हैं आपके बांदा, महोबा वाले जो बेल्ट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कबरई रीजन है, यहाँ पे स्टोन के क्रशर्स हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे सॉइल का इरोजन हो रहा है। फिर हम देखते हैं जो कि सोनभद्र और जो मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट है, मोस्टली ये माइनिंग एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे रिच मिनरल्स हैं, यहाँ पे मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल का इरोजन हो रहा है मोस्टली माइनिंग की वजह से इरोजन हो रहा है यहाँ पे। और एग्जाम्पल में आप सोनभद्र का, मिर्ज़ापुर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एनीवे, एनी डे इट कैन बी यूज्ड एन एग्जाम्पल फॉर माइनिंग। और ठीक है, सॉइल इरोजन पे ये आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। आप एज अ मैप भी मेंशन कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको पॉइंटर्स के फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूपी में ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो हम यूपी के फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। यूपी में फॉरेस्ट के लिए एक यूपी की फॉरेस्ट की पॉलिसी भी है, यूपी की स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। ये आप अपने पॉलिटी या जीएस जो 2 का जो लेक्चर है उसमें पढ़ सकते हैं। तो यूपी की स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है। जब भी आप फॉरेस्ट के बारे में मेंशन करें तो आप ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेजरली जो फॉरेस्ट हैं वो 3 जो हमने फिजिकल डिविजन्स किए थे यूपी के, तो उसी तरह से ही यूपी के जो फॉरेस्ट हैं वो डिवाइडेड हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला बेल्ट आता है, जो नदन जो बेल्ट आता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, जो तराई वाला बेल्ट। बार बार हम जब फिजिकल डिविजन्स की बात करते हैं तो हम किसी भी रीजन की जो ज्योग्राफी होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। वहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे, वहाँ की जो वेजिटेशन होगी, वहाँ की जो सॉइल होगी, वो वहाँ के जो नेचुरल डिविजन्स हैं उसके बेसिस पे होगी। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट जो तराई वाले बेल्ट में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल थी वो ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे वाटर लॉगिंग भी थी, इसीलिए यहाँ पे मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। मोस्टली हमें यूपी में डिसीडियस या थॉर्न फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट में अगर हम रेनफॉल वाला बेल्ट देखें तो ये 100 से 150 सेंटीमीटर वाला बेल्ट था। ये हमने पहले भी क्लाइमेटिक रीजन्स में बात की थी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि साल, महुआ, पलाश, बाम्बू, क्रीपर्स, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जो कि मॉइस्ट डिसीडियस में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो मिड बेल्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, क्योंकि जब हम भाभर और तराई से नीचे गंगा यमुना के प्लेन्स में आते हैं तो जो रेनफॉल है वो थोड़ी डिक्लाइन होती है। और पहले भी हमने इसमें बात की थी कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो इसका बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, इससे जो बारिश होगी तो ये ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ डिक्लाइन होगी। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस के फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे
तो ये 120 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट के एग्जांपल्स हैं ड्राई डिसीडियस के, नीम, पीपल, मैंगो, अकेशिया, जामुन, इस तरह के जो डिसीडियस फॉरेस्ट हैं। डिसीडियस कौन से फॉरेस्ट होते हैं? डिसीडियस वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि सीजनली जो अपनी जो लीव्स होती हैं उसको शेड कर देते हैं। तो उस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आप जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हैं उसमें डिफरेंसेस एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं नीचे जो सदर्न बेल्ट है। सदर्न जब हम बेल्ट देखेंगे, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, क्योंकि बुंदेलखंड वाला रीजन जो है, बुंदेलखंड और जो सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाला रीजन है ये प्लाटो रीजन है। तो हमेशा हम जब भी यहाँ की ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट एक ज्योग्राफिकल एक पर्सपेक्टिव मिलता है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है यहाँ पे। रेनफॉल क्योंकि लेस देन 75 सेंटीमीटर है, हमने पहले भी क्लाइमेटिक रीजन्स में बात की थी। यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं थॉर्न टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं जो कि बहुत ड्राई फॉरेस्ट होते हैं। इसमें ज़ीरोफाइटिक अडेप्टेशंस होती हैं। ज़ीरोफाइटिक अडेप्टेशंस क्या होती हैं? वो ऐसे अडेप्टेशंस होती हैं जो पानी की कमी की वजह से जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं। जैसे कि अपना ओपनिंग क्लोजिंग जो स्टोमेटा की होती है, या आप अपने स्पेशली साइंस के जो टॉपिक्स हैं उसमें पढ़ सकते हैं कि कैसे ज़ीरोफाइटिक अडेप्टेशंस होती हैं। या फिर अगर जो कैक्टाई जो स्टेम जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये भी एक ज़ीरोफाइटिक अडेप्टेशन है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि खैर, बबूल, नीम, इस तरह के जो गुआर, गम, ये वाले जो ट्रीज़ हैं वो हमें नीचे सदर्न जो बेल्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न वाला वहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूपी के फॉरेस्ट के लिए देयर कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि डिस्क्राइब अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ यूपी। तो यहाँ से आप 3 तरह के फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, और उनके एग्जाम्पल्स आप उसमें यूपी के फॉरेस्ट में बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेस्ट के बाद यूपी के वेटलैंड्स की बात करें, तो यूपी में 10 वेटलैंड्स हैं टोटल। यूपी की जो वेटलैंड्स होते क्या हैं? वेटलैंड्स ऐसे रीजन होते हैं जो कि वाटर लॉक्ड रीजन होते हैं, जिनकी जो डेप्थ है वो हमेशा लेस देन 6 मीटर होनी चाहिए। 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ के नहीं होनी चाहिए। तो ये रामसर जो इंटरनेशनल है रामसर कन्वेंशन, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से लेस देन 6 मीटर इसकी डेप्थ होनी चाहिए, और वाटर लॉक्ड एरियाज़ होते हैं। तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं। तो हम यूपी के वेटलैंड्स की अगर बात करें तो यूपी में टोटल 10 वेटलैंड्स हैं। तो यूपी में हम एक एक करके वेटलैंड्स के सिर्फ एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन से हैं। वेटलैंड्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वेटलैंड्स के इम्पॉर्टेंस बतानी है, कौन कौन से वेटलैंड्स हैं यूपी में, आप उसको डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। तो यूपी में जो वेटलैंड्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगर हम ऊपर से नॉर्थ वाले बेल्ट से अगर हम जाएंगे तो ऊपर नॉर्थ में हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके पास हैदरपुर वेटलैंड है। मुजफ्फरनगर बिजनौर वाला जो बॉर्डर है यहाँ पे हैदरपुर वेटलैंड है। फिर अपर गंगा ब्रिज घाट टू नरोड़ा वाला जो स्ट्रेच है वहाँ पे मिलता है हमें अपर गंगा वेटलैंड, हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर वाले बॉर्डर पे। फिर अगर हम साउथ वेस्ट की बात करेंगे, साउथ वेस्ट पे जो हमें वेटलैंड्स मिलते हैं, आगरा में सुर सरोवर, कीथम लेक है आगरा में, मैनमेड। फिर समान बर्ड सेंचुरी, समान जो है एक बर्ड सेंचुरी है मैनपुरी में। सराय नावर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेटलैंड जो कि हमें इटावा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर हम बीच में देखेंगे अगर सेंट्रल यूपी में तो सांडी एक वेटलैंड है। सांडी जो वेटलैंड है वो हरदोई लखनऊ के आसपास वाला रीजन है। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में सांडी जो बर्ड सेंचुरी है वो मिलती है हमें। फिर अगर हम ईस्ट की तरफ या सेंट्रल और ईस्ट की तरफ अगर देखेंगे वेटलैंड्स, तो एक तो बखीड़ा वेटलैंड है जो कि संत कबीर नगर में है, पार्वती अर्गा गोंडा डिस्ट्रिक्ट। समसपुर रायबरेली, नवाबगंज उन्नाव बर्ड सेंचुरी है, नवाबगंज उन्नाव। तो ये 10 वेटलैंड्स हैं टोटल। अब जब वेटलैंड का जब कोई क्वेश्चन आता है आपके डिस्क्राइब द वेटलैंड्स ऑफ यूपी, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिस्ट द वेटलैंड्स ऑफ यूपी, तो आपको सारे मेंशन करने हैं, मैप के थ्रू कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस जैसे कि वेटलैंड्स में
क्या इकोसिस्टम सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप प्रोविजनिंग सर्विस, जैसे कि हमें फूड फॉडर मिल जाता है, या फिर इकोनॉमिक सर्विस, हमें जो इकोनॉमिक सर्विस में हमें क्या क्या कुछ वेटलैंड में फॉरेस्ट हैं, तो वेटलैंड में फॉरेस्ट में हमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है, या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इस तरह से आप एस्थेटिक सर्विस होती है, कुछ सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं मैंग्रोव, इसमें जो वेटलैंड्स में कुछ सेक्रेड ग्रूव्स, या फिर आप टूरिज़्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वेटलैंड की इम्पोर्टेंस बतानी है, और कौन कौन से जो वेटलैंड्स हैं आप कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे मैप के थ्रू आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी में मिनरल्स के। तो यूपी में मिनरल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूपी में हम देखेंगे यूपी के जो मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स में टोटल जो यूपी में मिनरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट में मिनरल्स नहीं मिलते हमें, क्योंकि जो एलुवियल वाला प्लेन है, ये सेंट्रल जो यमुना और गंगा वाला प्लेन है, यहाँ पे तो हमें एलुवियल प्लेन से मिलते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। लेकिन टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। एक तो नीचे वाला जो सदर्न वाला बेल्ट है, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, इंक्लूडिंग द मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला रीजन, और यहाँ से लेके ये झांसी बांदा, ये महोबा वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें मिनरल्स बहुत मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सहारनपुर एक नदर्न साइड में, ये वाला जो रीजन है, सहारनपुर वाला जो रीजन है, ये यहाँ पे हमें मिनरल देखने को मिलेंगे। तो ये मिनरल रीजन्स हैं, मिनरल रिच रीजन्स हैं। टोटल जो मिनरल रिजर्व्स हैं यूपी में, वो टोटल रिजर्व्स के 2%, मतलब इंडिया में जितने भी रिजर्व्स हैं उसके 2% यूपी में है। और हम टोटल 4% जो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, वो 4% ऑफ द टोटल मिनरल्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल फॉर्म में या किसी ना किसी फॉर्म में। तो मिनरल्स के बाद हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है। तो मिनरल्स में हमने देखा कि सहारनपुर वाले बेल्ट में अवेलेबिलिटी है मिनरल्स की, और नीचे सदर्न में आपके जो बुंदेलखंड वाला रीजन है और जो सोनभद्र वाला रीजन है, विंध्या वाली रेंज के आसपास, यहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। फिर हम देखेंगे कि मिनरल्स में, जब हम मिनरल की बात करेंगे यूपी में, तो डायरेक्टली मिनरल पॉलिसी पे भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यूपी की मिनरल पॉलिसी है 2017 की। और उसके अलावा जब भी मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो आप मिनरल, यूपी की जो मिनरल पॉलिसी है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मिनरल की बात करते हैं तो मिनरल इज़ अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी रीजन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, तो उसमें हम कंसिडर करते हैं मिनरल को। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट करना है। खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, उसके थ्रू भी जो मिनरल्स हैं, वहाँ के जो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उससे आसपास के रीजन में जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो मेनली हमें इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंटल बैलेंस हमें देखना है मिनरल पॉलिसी के थ्रू। ये यूपी की मिनरल पॉलिसी है 2017 का। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो रेवेन्यू जो आ रहा है मिनरल्स से, जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, अभी कितना है, अभी हमारा टोटल रेवेन्यू अराउंड लेस देन 2% है। 1.85% जो हमारा टोटल जो यूपी का जीएसडीपी है उतना आ रहा है। लेकिन हमें मिनरल्स से जो रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है वो अराउंड 3% ऑफ द जीएसडीपी, जो यूपी का जीएसडीपी है उससे 3% हमें मिनरल से रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है। फिर मिनरल आएगा तो हम रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी भी रीजन का। मिनरल का डेटा कैसे, सैटेलाइट का यूज़ करके या ड्रोन्स का यूज़ करके, कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबिलिटी, किनकी कौन से मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, मैपिंग उनकी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, वही ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करेंगे, मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो ये मिनरल पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली मिनरल पॉलिसी के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको दूसरी तरह से भी इनडायरेक्टली भी मिनरल के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूपी में जो मिनरल्स हैं उसमें मेटालिक मिनरल्स देख लेते हैं। तो जो मेटालिक मिनरल्स हैं यूपी में, तो वो कौन से मिनरल्स हैं? मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? मेटालिक मिनरल्स वो वाले मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल का कंटेंट होता है ना।
तो मेटालिक मिनरल्स में मोस्टली हमें कौन कौन से मिनरल्स किस किस रीजन में देखने को मिलते हैं, तो ये देखते हैं पहले। इसको हमें प्रीलिम अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी मैच द फॉलोइंग में भी ये यूज़ हो सकता है कि कभी कोई मिनरल है उसके साथ मैच द फॉलोइंग दिया है कि ये कौन से रीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा जब भी मिनरल्स पे कोई क्वेश्चन आएगा, मिनरल के कौन कौन से किस किस तरह के मिनरल्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको मैप के थ्रू भी इसकी मैपिंग कर सकते हैं। जैसे कि बॉक्साइट जो मिलता है हमें, बॉक्साइट जो मिनरल मिलता है वो बांदा, चित्रकूट, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, ललितपुर में, ये सारे मोस्टली जो रीजन्स हैं वो सदर्न बेल्ट में ही आते हैं। जो बुंदेलखंड वाला रीजन है या फिर ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला रीजन है, तो मोस्टली जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो यहीं मिल रहे हैं। फिर कॉपर हमें मिलता है ललितपुर में। आयरन की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे यूपी में, इस बेल्ट में जो विंध्या वाला बेल्ट है यहाँ पे आयरन मिलता है, ललितपुर और मिर्ज़ापुर में मिलता है। गोल्ड मिलता है हमें ललितपुर और सोनभद्र में, और हमें डायस्पोर मिलता है झांसी, महोबा, ललितपुर में। तो ये सब एग्जांपल्स हैं मेटालिक मिनरल्स के, और ये इस रीजन में मोस्टली जो रीजन है वो ये वाला बुंदेलखंड वाला रीजन है या फिर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट है। नॉन मेटालिक मिनरल्स देखते हैं। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो हमें नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल है नॉन मेटालिक में, या फिर सिलिका है जिसमें मेटल का कंटेंट नहीं होता, फेरस कंटेंट नहीं होता है जिसमें। अब इसमें नॉन मेटालिक अगर हम मिनरल्स देखेंगे तो यहाँ पे हमें सोनभद्र में सिंगरौली के जो कोल फील्ड्स हैं वहाँ पे कोल देखने को मिलेगा। मिर्ज़ापुर में मोस्टली जो कोल मिलता है हमें वो जो हमने ये वाला बेल्ट देखा था, जो मिर्ज़ापुर वाला और सोनभद्र वाला रीजन है, इस कॉर्नर में कोल का जो रीजन है वो ये वाला रीजन है मोस्टली। और कोल के साथ साथ हमें जब यहाँ पे डोलोमाइट मिलता है वो भी हमें इसी रीजन में मोस्टली देखने को मिलता है। और अगर हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो ज़्यादातर हमें नॉन मेटालिक मिनरल्स इस वाले बेल्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि कोल, तो कोल में सिंगरौली कोल फील्ड्स की बात हो गई, या फिर मिर्ज़ापुर में हो गया। डोलोमाइट मिलता है, ग्लास, सिलिका, ग्लास और सिलिका हमें सारे इस पूरे बेल्ट में देखने को मिलेगा, ग्लास और सिलिका। उसके अलावा और कौन कौन से जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यूरेनियम मिलता है हमें। यूरेनियम के रिजर्व्स कहाँ पे हैं? ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पे काम आता है? यूरेनियम काम आएगा हमको जो हमारे न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, जो हमारा 3 स्टेज का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, उसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। जिप्सम हमें झांसी और हमीरपुर के बेल्ट में मिलता है। डायमंड हमें कालिंजर और बांदा वाले रीजन में, क्योंकि जो कालिंजर और बांदा वाला जो रीजन है वो कहाँ से एडजेसेंट है? वो पन्ना बेल्ट से एडजेसेंट है। डायमंड के लिए हम पन्ना के माइंस पढ़ते हैं, लेकिन बांदा और कालिंजर उसके एडजेसेंट एरियाज हैं, तो हमें यहाँ पे डायमंड देखने को मिलता है। तो अब हमने इसमें बात की कि कैसे कौन कौन से मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं यूपी में। इसको हमें अपने आंसर्स में, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूपी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें जगह जगह अपने आंसर्स में, जब हम मेंस के आंसर लिखते हैं ज्योग्राफी के, या फिर हम इन्वायरमेंट के आंसर लिखते हैं, GS3 के आंसर लिखते हैं, तो हमें जगह जगह इसको रिफ्लेक्ट करना है। अब मेटालिक जो, ये तो यूपी स्पेसिफिक कंटेंट था, अब इसको हमें और ज़्यादा, अब हम जनरल आंसर में इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे ये वाले मेटालिक या नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन अब जब आप इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे तो इंपॉर्टेंस आप कैसे बताएंगे? इंपॉर्टेंस आप ये बताएंगे कि यूरेनियम है तो यूरेनियम का न्यूक्लियर पावर में या न्यूक्लियर एनर्जी में इसका यूज़ है। जब आप मार्बल की बात करते हैं, ग्लास की, सिलिका की बात करते हैं, सैंड की बात करते हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसका यूज़ करेंगे। फिर जब आप कोल की बात करेंगे तो कोल हमें सिंगरौली में मिलता है, लेकिन कोल का यूज़ कहाँ पे है? हम थर्मल पावर जनरेटर में कोल का यूज़ होगा। डायमंड की अपनी इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ग्लास कटिंग के लिए, वहाँ पे डायमंड का यूज़ होगा। इसी तरह जब हम मेटालिक मिनरल्स की बात कर रहे थे तो बॉक्साइट, कॉपर, आयरन, ये सब हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, या फिर जो हैवी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे उसका यूज़ है। तो ये यूपी स्पेसिफिक नॉलेज है, और आपको उसको अपना जो एक जनरलाइज्ड जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जो आप
इसके अलावा जो आप पढ़ेंगे जो एक जनरल कंटेंट होता है, तो उसको आपको इंटीग्रेट करके अपने आंसर्स में लिखना है। उससे आपके आंसर्स में जो वैल्यू एडिशन होगा, कोई भी नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन आता है, अगर वो यूपी के टर्म्स में नहीं पूछा है लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यूपी के उसमें डालते हैं, तो वो आंसर्स में आपके आंसर्स में और ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो यहाँ से ये ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपसे आज डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हम लोग बाकी और कुछ टॉपिक्स भी आगे सेशंस में लेंगे। तो आज के लिए इतना, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।